गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम टेंथ क्लास के मैथ्स का एक सेकंड हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था और हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम इस चैप्टर के अंदर कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आज फिर से हम इसके अंदर अभाज्य संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अंगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, अभाज्य गणनखंड विधि द्वारा अभाज्य, और हम क्या सीखेंगे इसके अंदर, हम सीखेंगे कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उसके कुछ नए मेथड्स भी है हमारे पास में। देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हो, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, अभाज्य नहीं, हम भाज्य संख्याओं के बारे में सीखेंगे। लास्ट क्लास में भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखा था। भाई अभाज्य संख्याओं को आप प्राइम नंबर्स भी बोलते हो। ठीक है। देखिए आज हम सीखेंगे भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि भाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को वह संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सर जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए, भाई उदाहरण के तौर पर अगर हम बताइए चार के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था चार के गुणनखंड करना। आप कहोगे सर जो चार के गुणनखंड है वो एक होगा, दो होगा और चार होगा, क्योंकि चार इन सभी संख्याओं से भाग हो जाएगा। आप कहोगे सर चार के गुणनखंड एक होंगे, दो होंगे और चार होंगे, यानी कि वह सभी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। इसके कितने गुणनखंड है, आप कहोगे सर तीन गुणनखंड है। इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है यानी कि चार एक भाज्य संख्या है, यानी कि चार एक कंपोजिट नंबर है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर हम 10 के गुणनखंड की बात करें, भाई 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, आप लोग कहोगे सर 10 के गुणनखंड होंगे हमारे पास में क्या क्या। सर एक से भाग हो जाएगा, सर दो से भाग हो जाएगा, सर पांच से भाग हो जाएगा और सर 10 से भाग हो जाएगा। भाई एक से भाग हो जाएगा 10, दो से भाग हो जाएगा, तीन के पाड़े में नहीं आता, चार के पाड़े में नहीं आता, पांच के पाड़े में आता है और फिर 10 के पाड़े में आता है। आप कहोगे सर इसके कितने गुणनखंड है, चार गुणनखंड है। तो आप कहोगे सर 10 भी क्या है, एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से अगर आप 12 देखो, भाई 12 किस किस से भाग हो जाएगा, आप कहोगे सर 12 एक से भाग हो जाएगा, दो से भाग हो जाएगा, तीन से भाग हो जाएगा, सर चार से भाग हो जाएगा, छह से भाग हो जाएगा और सर 12 से भाग हो जाएगा। भाई इसके कितने गुणनखंड है, छह, यानी कि ये भी दो से ज्यादा है। तो आप कहोगे सर 12 भी हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने अभाज्य संख्याओं की बात की थी। भाई अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, आप कहोगे सर अभाज्य संख्या वो होती है जिनके दो या दो से ज्यादा गुण, जिनके सर, हाँ आप कहोगे सर भाज्य अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाई प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि आप कहोगे सर जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। सर अभाज्य संख्याओं में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभाज्य संख्याओं में, कि सर जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सर हमने याद किया था अभाज्य संख्याएं दो होती है, तीन होती है, पांच होती है, सात होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है और 23 होती है। इस तरीके से जो संख्याएं केवल एक से कटती हैं या फिर खुद से कटती हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब क्या आप लोगों को अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं में फर्क पता लग गया बच्चे? बताइए, क्या आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में फर्क पता लग गया है? ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में फर्क पता लग गया है। अब आप कहोगे सर संख्याएं तो हम मान लेते हैं कि एक से शुरू होती है, ना तो सर यहाँ पर एक है ना ही सर यहाँ पर एक है, भाई एक तो कहीं पर भी नहीं है। तो बच्चे अब आप समझिए थोड़ा सा यहाँ पर कि आपने कहा सर ऐसी संख्याएं जिनके हमारे पास में क्या होते हैं, सर जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, सर ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाते हैं। सर अभाज्य संख्याएं दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, सर इनके दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो। सर एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि एक का सर एक ही गुणनखंड होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? सभी बच्चे एक बार ठीक है मोनिका, बाकी बच्चे भी ठीक है पंकज, और एक बार बताएंगे राहुल और मलिष्का के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, बच्चे वो भी बताइए जल्दी से एक बार। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आप कहोगे कि सर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमारे टेंथ क्लास की बुक का एक टॉपिक है, और ये प्रमेय क्या कहती है बच्चे? प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, भाई भाज्य संख्या भी हमने सीखी थी, जैसे कि सर चार एक भाज्य संख्या है,
सर 6 एक भाज्य संख्या है। सर 8, 10, 12, 9, सर बहुत सारी भाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि आप 4 को लिख सकते हैं बच्चे 2 गुणा 2, देखो ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य। आप 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3, यानी कि ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य। आप 8 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, सर सभी अभाज्य संख्याएं। सर 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, सर ये अभाज्य ये अभाज्य। सर 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, सर ये अभाज्य ये अभाज्य ये अभाज्य। सर 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, सर ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य। यानी कि प्रत्येक, आप समझिए कि ये प्रमेय क्या कहती है, यानी कि प्रमेय कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर 6 बराबर 2 गुणा 3 है तो आप इसे 2 गुणा 3 लिखो, चाहे आप इसे 3 गुणा 2 लिखो, बात एक ही होती है। जैसे कि आप कह रहे हो सर 10 की वैल्यू है 2 गुणा 5, आप इसे 2 गुणा 5 लिखो चाहे 5 गुणा 2 लिखो, बात एक ही है। क्या इतना क्लियर है सभी को? देखो आप यहाँ समझ सकते हो कि 210 के प्राइम फैक्टर, भाई अगर आप 210 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखो तो कैसे लिखोगे? सर 2 से काटा, 2 एकम 2, सर 2 पंजे 10, सर 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, सर 5 से काटा, 5 सत्ते 35, सर 7 से काटा, 7 एकम 7। यानी कि सर हम 210 को लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। सर इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, रहेंगी संख्या यही। किसी बच्चे का मन करे 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7, किसी बच्चे का मन करे 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, आप कैसे भी लिख लो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर संख्याएं रहेंगी 2 3 5 7। क्लियर हुआ इतना सभी को? बताइए कि आप प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका कोई फायदा होगा हमारे पास में? बिल्कुल होगा। देखते हैं कि हम सवालों को कैसे हल करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप 140 को अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर 140 को हम काटना शुरू करेंगे। सर 2 से काटा, 2 सत्ते 14 जीरो, सर 2 से काटा हमने, सर कितना आ गया हमारे पास में? सर 35 आ गया। सर 5 से काटा कितना आ गया? 7, और सर 7 से काटा कितना आ गया? 1। यानी कि सर हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार सही बच्चे जल्दी से कॉपी और पेन उठाएंगे और 5005 को आप जल्दी से हमें कॉपी के ऊपर लिख कर दिखाओगे कि आप कैसे काटोगे। यानी कि आप 5005 को अगर आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणा के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जल्दी से सही बच्चे कॉपी और पेन उठाइए और जल्दी से सॉल्व करना शुरू कीजिए, और अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके आप लोग हमें जल्दी से दिखाओगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पोल सेक्शन के अंदर बहुत गलत आंसर किए थे। आज हम आपको साथ के साथ प्रैक्टिस कराएंगे। जल्दी से बताइए कौन कौन बच्चे कर रहे हैं, अपनी एक बार कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हमें दिखाई देता रहे कि हाँ बच्चे कर रहे हैं। देखो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो का निशान आता है, जहां पर माइक का निशान आता है, उसके आगे एक वीडियो का निशान आता है। तो जब उस कैमरे पर आप क्लिक करोगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, हरदीप गिरी के नाम से बच्चा सोल्व कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि उस बच्चे ने अपना कैमरा ऑन किया और कॉपी की तरफ किया है। ठीक है, राहुल कश्यप बच्चे आप भी दिखाइए। ठीक है, राहुल कश्यप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आप ना कैमरे को फ्लिप कर सकते हो। कैमरा जब आप ऑन करोगे तो स्क्रीन पर एक सिंबल बनाएगा जो कैमरे को फ्लिप करता है। ठीक है, पंकज गोस्वामी के नाम से बच्चे कॉपी के ऊपर सोल्व कर रहे हैं, कीजिए बच्चे जल्दी जल्दी करो और अपना कैमरा ऑन करके पूरा क्वेश्चन दिखा दो कि हमने कर लिया। सर ये रहा, इसके प्राइम फैक्टर चेक करो सर सही है या गलत। बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए। आम, मलिष्का गोस्वामी के नाम से बच्चे आप भी दिखाइए एक बार कैमरा ऑन करके, क्या आप कर पा रहे हो ना? ठीक है, ठीक है। मोनिका बच्चे आप भी कर रहे हो? ठीक है बच्चे, चलिए सभी बच्चे एक बार सोल्व कीजिए जल्दी से। आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 ही मिनट का टाइम है, क्योंकि 1 मिनट में प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। जिस बच्चे के हो जाए वो एक बार अपना माइक ओपन करके बता देना, या चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके बता देना कि सर मैंने कर लिया है।
जो भी बच्चा इनके प्राइम फैक्टर कर ले वो एक बार बता दे हमें कि हाँ सर मेरे प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। वो है किसी बच्चे के प्राइम फैक्टर्स या फिर हम कराएं? अच्छा, जितना जितना हो गया आप एक बार कैमरा ऑन कीजिए और कॉपी की तरफ दिखाइए कि कितने कितने प्राइम फैक्टर्स आप लोगों ने लिख लिए हैं। अब बच्चे शर्माने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि गलत ना हो रहा हो, आप एक बार कैमरा ऑन करो, सिर्फ हम देखेंगे कि आपने कितना सोल्व कर लिया है, क्योंकि 4 ही स्टेप का सवाल है सिर्फ। दिखाइए बच्चे एक बार जल्दी से। चलिए हम करा देते हैं। अब सब बच्चे सामने देखेंगे एक बार स्क्रीन पर, देखिए। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे बच्चे 5005, और आप इसे काटना शुरू करोगे अभाज्य संख्याओं से। सर ये 2 से नहीं कट रहा, सर ये 3 से भी नहीं कट रहा। क्या सर 5 से कटेगा? 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 0, 0, 5 एकम 5। अब आप देखिए आपने 5 से इस्तेमाल कर लिया, अब ये 5 से भी नहीं कट रहा। यानी कि अब आप देखेंगे क्या ये 7 से कट रहा है, आप इसे 7 से काट के देखोगे। भाई अगली अभाज्य संख्या तो 7 होती है। भाई अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इन्हीं संख्याओं से काटना है। 7 से काटो। भाई 7 एकम 7, सर घटाए तो 3 बचा 0। सर 7 चौक 28, घटाए तो 2 1, 7 क्या 1, आप कहोगे सर ये 7 से कट गया, और सर 7 से कटने के बाद में 143 आ गया। सर ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 क्या 33, और सर ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। यानी कि सर हम 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताएं कि क्या आप सभी को समझ में आ गया है, जल्दी से। क्या आप सभी को समझ में आ गया है बच्चे, जल्दी से? ठीक है। चलिए अगर समझ में आ गया तो एक बार फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आपके पास में एक और संख्या है। भाई कौन सी संख्या है आपके पास में? आप कहोगे सर 7429। देखो जब आप इसको अभाज्य संख्याओं से काटोगे तो बच्चे देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। आप काट कर देख लेना, भाग करके देख लेना। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लग रहा है कि ये सर 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा? तो ये भी हम एक बार मंडे की क्लास में सीखेंगे बच्चे कि हमें कैसे पता लगता है कि संख्याएं इनसे नहीं कट रही है। फिर देखो आप इसको कहोगे सर 7 के बाद में कौन सा आती है प्राइम संख्या? सर 11 से नहीं कटेगा। 13 से देखो सर 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो बच्चे 13 से भी नहीं कटेगा। आप इसको 17 से चेक करो। जब आप इसे 17 से चेक करोगे, तो जब आप इसे 17 से कट करोगे तो देखो 17 से कट करोगे, 17 पंजे 85 होता है, तो नहीं जाएगा। भाई 17 से भाग कर लो आप इसको। 7 4 2 9, 17 से भाग करोगे। सर 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। सर घटाए तो 3 आ गया, और सर यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास में? 2 आ गया। सॉरी, 17 क्या एकम 17 चौक 68। आप कहोगे सर 17 चौक 68 भी चल सकता है, तो आपने इसके अंदर से ला लिया 17 चौक 68। सर घटाया तो कितना बच गया? सर मेरे पास में यहाँ 6 बच गया। सर ऊपर से 2 उतारा, तो सर 17 त्याई कितना आ गया? सर 17 त्याई 51 आ गया। सर घटाया तो कितना आ गया मेरे पास में? सर यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, सर 9 आ गया। और आप जानते हो सर 17 सत्ते कितना होता है? आप कहोगे सर 17, सॉरी, 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते कितना होता है बच्चे? 119। ठीक है। आप कहोगे सर 17 सत्ते कितना हो गया? 119। यानी कि कटने के बाद में आ गया सर 437। फिर जब आप 437 को बच्चे 19 से काटोगे तो ये 437 19 से कट जाएगा। तो 437 को जब 19 से काटोगे, आप जानते हो कितना आ जाएगा बच्चे? 19 दूनी 38, और 19 या 57, और सर 23 से काटा तो कितना आ गया? 23 एकम 23। यानी कि आप 7429 को लिख सकते हो 17 गुणा 19 गुणा 23। बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके बताइए। भाई आप इनको प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं से ही काटोगे। ठीक है। बाकी बच्चे भी टाइप कर दो जल्दी से ताकि हम लोग आगे चलें। हरदीप गिरी ने और मलिष्का ने टाइप कर दिया है।
राहुल कश्यप और बच्चे रेनू आप भी टाइप कीजिए जल्दी से, समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो हमने सीख लिया कि किसी भी संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को सर हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। सर इससे क्या करेंगे हम? देखिए इससे आप ऐसे करोगे, ये तो आपको समझा दिया गया है बच्चे, जो अभी आपको करके दिखाए गए थे। देखिए आप लोग करोगे कि मान लीजिए आपके पास में दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी। अगर आपको एचसीएफ निकालना है ए और बी का, तो समझिए क्या होता है एचसीएफ। आप समझिए एचसीएफ क्या होता है बच्चे। आप कहोगे कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अभी हम समझाएंगे इसको कैसे करेंगे। एलसीएम क्या होता है? देखो संख्या से संबंध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। आपने दो चीजें नोट की होगी, यहां तो बच्चे लिखा हुआ है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, और बच्चे यहां पर लिखा हुआ है छोटी। यहां पर लिखा हुआ है बच्चे संबंध, और यहां पर लिखा हुआ है बच्चे सबसे बड़ी घात। इनका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास में दो संख्याएं 12 और 16। आपसे कहा जाए कि आप एक काम करो, 12 के आप प्राइम फैक्टर कर लो। आपने कहा सर 12 के प्राइम फैक्टर कितना हो गया? दो चौक सॉरी दो छेक 12, सर दो से काटा तीन, सर तीन से काटा एक, यानी कि सर हम 12 को लिख सकते हैं कितना कि सर 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, या फिर सर 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं बच्चे। क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पे लिखा है 2 गुणा 2, तो हम लिख सकते हैं 12 की पावर कितना, सॉरी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। इसी तरीके से जब आप 16 के प्राइम फैक्टर करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और आप इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4। भाई जब आप 16 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, तो 2 से काटा 2, और 2 से काटा 1। क्लियर है सभी को? तो इतना अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हम 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, और सर हम 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ? चलिए अब आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप देखो अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो बच्चे आप कहोगे सर एचसीएफ कितना होगा 12 और 16 का? आपने कहा सर एक तो कॉमन हो, सर नंबर क्या हो? कॉमन हो, और सबसे छोटी घात। आपने कहा सर कॉमन कौन है? सर कॉमन तो दो ही है, कॉमन तो दो ही है, और छोटी घात कौन सी है? आप कहोगे सर 2 की घात 2। तो आप कहोगे सर एल सॉरी एचसीएफ कितना हो गया मेरा? 2 की घात 2। बताइए इतना क्लियर है? भाई दोनों संख्याओं में देखो कॉमन कौन से फैक्टर हैं और उनकी छोटी घात क्या है। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो बच्चे एलसीएम क्या बताओगे आप? एलसीएम हो जाएगा 12 और 16 का कितना? आपने कहा सर एलसीएम हो जाएगा, सर यहाँ संबंध रखना चाहिए, कॉमन हो चाहे ना हो, और सबसे बड़ी घात। आप कहोगे सर सबसे बड़ी घात है कॉमन संख्याओं की तो 2 की घात 4, और सर जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा 3 की घात 1। बताइए बच्चे क्या आप सभी को इतना क्लियर है कि सर एचसीएफ आएगा 2 की घात 2 और एलसीएम आएगा 2 की घात 4, क्योंकि सर हमें सबसे बड़ी घात चाहिए, और सर कॉमन हो चाहे ना हो, अगर 3 की घात 1 एक संख्या में आया है तो सर हम वो भी ले लेंगे। ठीक है, सही बच्चों को क्लियर हुआ? चलिए अगर आप सभी को इतना क्लियर हो गया है, तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप उसका आंसर हमें बताना कि कितना होगा। ठीक है बच्चे, चलिए एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक संख्या है x, मान लीजिए हमारे पास में एक संख्या है x, और हमने लिखा x बराबर p की घात 2, q की घात 3 और r की घात 7। एक संख्या है y, और हमने लिखा y बराबर p की घात 3, q की घात 2, और इसमें r है ही नहीं। अगर आपसे पूछा जाए बताइए HCF x और y का, तो बताओ कितना होगा? जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर बताइए, या फिर माइक ओपन करके बताइए, या कॉपी में लिखकर दिखा दीजिए। भाई HCF क्या होगा एक्स और वाई का? आप कहोगे सर जो चीज कॉमन है उसमें सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटी घात। तो देख पा रहे हैं अभी किसी बच्चे ने चैट सेक्शन के अंदर टाइप नहीं किया है। बच्चे आप माइक ओपन करके बताना चाहो तो बता सकते हो कि सर ये होगा इसका आंसर। बच्चे देखो ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने टीचर के साथ कोऑपरेट करें। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है आप नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चे किस तरीके से बताओगे? फिर आप कॉपी में दिखाओगे? चलिए आप समझिए, आप कहोगे क्या कहोगे
सर एचसीएफ के बारे में हमने पढ़ा था कि सर कॉमन देखो सर पी कॉमन है और सर पी की सबसे छोटी घात 2 है। सर क्यू कॉमन है और क्यू की सबसे छोटी घात 2 है। और सर आर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ होगा पी की घात 2 आर की घात 2। अगर सर एलसीएम पूछा गया है तो सर एलसीएम हो जाएगा एक्स और वाई का कितना बच्चे, आप कहोगे सर जो चीज कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे। सर पी की घात 3, सर क्यू की घात 3, और सर जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे आर की घात 7। बताइए क्या आपको एलसीएम और एचसीएफ क्लियर है पावर के रूप में? बच्चे वाई टाइप करो या फिर यस टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है। कि सर हम एचसीएफ निकालते वक्त सबसे छोटी पावर लेंगे और जो संख्याएं कॉमन होंगी वही लेंगे। और सर हम एलसीएम निकालते वक्त, ठीक है, एक बच्चे ने टाइप किया है, सिर्फ पंकज ने, कि उनको समझ में आ गया है। बाकी राहुल बच्चे आप बताइए, रेनू आप बताइए बच्चे, मोनिका आप बताइए, हरदीप के नाम से, मलिष्का के नाम से क्लियर है सभी को? बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में आपको रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा, टीचर को कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है? ठीक है, चलिए अगर इतनी सारी चीजें क्लियर तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप एक काम कीजिए कि आप सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए 510 के। तो बच्चे आपको 510 के अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं। आप इसे पावर के रूप में लिखोगे तो कितना लिखोगे? आप कहोगे सर इसमें पावर के रूप में लिखने वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1। सर अगर हम 92 के प्राइम फैक्टर देखें तो सर 2 बार आया है, तो हमने इसको लिख दिया 2 की घात 2 और 23 की घात 1। सर अब बताओ एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा? तो बच्चे एचसीएफ कितना हो जाएगा? आपने कहा सर सबसे पहले देखो कि 510 को हम कितना लिख सकते हैं। आपने कहा सर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और सर हम 92 को कितना लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 23। अब आप देखो कॉमन क्या है भाई, एचसीएफ में आपको कॉमन देखना है। आप कहोगे सर कॉमन है 2, और सर छोटी घात कितनी है? 2 की घात 1। आप कहोगे सर इतनी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ सिर्फ कितना है? 2 की घात 1। बताइए बच्चे क्लियर हो आपको? बताइए बच्चे क्या क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। और अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो बच्चे एलसीएम क्या बताओगे? सर जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, जैसे कि आपने सर कॉमन तो है 2, तो सर 2 की बड़ी घात कितनी है? 2 गुणा सर जो कॉमन नहीं है, जैसे कि 3 भी आएगा, सर 5 भी आएगा, सर 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। सर एचसीएफ तो इसका 2 था और सर एलसीएम बहुत बड़ा है। एलसीएम कितना जाएगा भाई? 2 की घात 2 कितना होता है? 4। सर 4 या 12, 12 पंजे 60, कितना हो गया बच्चे ये? 60 गुणा 17 गुणा 23। जब आप गुणा करोगे बच्चे कितने की, एक काम करते हैं इसकी गुणा कर लेते हैं पहले 17 और 23 की। जब आप 17 और 23 की गुणा करोगे तो बच्चे आपके पास में कितना आ जाएगा? 391। यानी कि इसको हम आगे लिख सकते हैं 60 गुणा 391। और जब आप 60 की गुणा 391 करोगे तो बच्चे आपके पास में कितना आ जाएगा? आपके पास में आ जाएगा 23,460। ये आप लोगों का क्या आएगा बच्चे? एलसीएम आएगा। क्लियर है सभी को? और एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो, यानी कि इतना तो हमने सीख लिया, लेकिन पर आपको बच्चे याद ये करना है, आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो बच्चे आपको याद ये करना है कि अगर किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक को ए और बी के लिए अगर आप उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करते हो तो वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। जैसे समझिए बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए 12, तो आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 16 को आप लिख सकते हो 2 की घात 4। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ बताओ कितना होगा, आपने कहा सर एचसीएफ होगा जो संख्या कॉमन है उसकी छोटी घात, यानी कि सर 2 की घात 2 4। और सर एलसीएम कितना होगा कि सर जो संख्या कॉमन है उसकी बड़ी घात 2 की घात 4, और जो सर कॉमन नहीं है वो भी आएगा। आप जानते हो भाई 2 की घात 4 कितना होता है? 16 गुणा 3 की घात 1 कितना होता है? 3। और बच्चे 16 क्या कितना होता है? 48। बताओ इतना क्लियर है सभी को कि एचसीएफ तो हमारा 4 होगा और एलसीएम हमारा कितना होगा बच्चे? 48 होगा। क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी सिर्फ एक ही बच्चे ने यस टाइप किया है, हरदीप गिरी ने। क्या इतना क्लियर है सभी को कि भाई एचसीएफ कितना होगा हमारा? 2 और एलसीएम कितना होगा? 48। हम ये कह रहे हैं
कि अगर आपको HCF और LCM पता लग गया है तो आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास में LCM गुणा HCF किया जाए तो बच्चे वो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे कि आपने कहा सर अगर मैं HCF को LCM के साथ गुणा करूं तो सर मेरे पास में कितना आएगा सर, 4 की गुणा 48 में किया तो 8 चौक 32 का 2 3, 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया बच्चे 19, 192। कितना हो गया 192। तो जब आप बच्चे 12 की गुणा 16 में करोगे तो भाई 16 दूनी कितना होता है 32 का 2, हासिल लगा 3, 16 कम 16 और 3 19, यानी कि ये भी कितना आएगा 192। यानी कि अगर आपके पास में दो संख्याएं x और y है तो बच्चे x और y को जब आप गुणा करोगे, मान लेते हैं दो संख्याएं आपके पास में p और q है, तो जब आप p की गुणा q में करोगे तो ये किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के HCF और इन दोनों संख्याओं के LCM के बराबर होगा। बताइए क्लियर है सभी को? अब आप कहोगे सर क्लियर है, आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दो तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। बताइए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक सवाल देख लेते हैं कि बच्चे सवाल कैसे आता है इसके ऊपर। देखिए इसके ऊपर सवाल कुछ इस तरीके से आता है, आप सभी लोग ध्यान से देखते रहना सामने। इसके ऊपर सवाल कुछ इस तरीके से आता है बच्चे। देखिए अगर आपको दे दिया जाए कि HCF 306 और 657 का HCF 9 है, एलसीएम बताओ कि 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, आप कहोगे सर अभी आपने एक चीज बताई थी कि अगर हमारे पास में दो संख्या है, ये P है और ये Q है, तो सर जो P और Q का जो गुणा होगा वो उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होगा। तो बच्चे हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि HCF 306 और 657 का गुणा LCM किसका बच्चे 306 और 657 का किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 306 गुणा 657 के बराबर होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा कि इन दोनों संख्याओं का HCF गुणा इन दोनों संख्याओं का LCM एक जो होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे, आपने कहा सर इसके HCF की वैल्यू तो कितनी है 9 गुणा, सर मुझे इनका LCM तो निकालना है, सर मुझे इनका LCM तो निकालना है। ये किसके बराबर है सर 306 गुणा 657 के बराबर। अब आप जानते हो कि सर जो संख्या हमें निकालनी है, जो चीज हमें निकालनी है वो उधर ही रहेगी, यानी कि इन दोनों का एलसीएम आप ऐसे ही रहने दो कि 306 और 657 का एलसीएम। सर आपको इधर 9 गुणा में है, इधर आके 9 क्या कर देगा बच्चे भाग कर देगा, इधर आके 9 क्या कर देगा बच्चे भाग कर देगा। 9 से काटा भाई 9 त्या 27, बचा 3 से 9 चौक 36, यानी कि आप कहोगे कि सर इन दोनों का जो एलसीएम होगा, सर इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा, आपने कहा सर एलसीएम 306 और 657 का जो एलसीएम होगा वो 34 गुणा 657 के बराबर होगा। ठीक है, और जब आप 34 की गुणा 657 में करोगे तो कितना आएगा बच्चे, बताइए कितना आ जाएगा जब आप 34 की गुणा 657 में करोगे। जल्दी से टाइप करो चैट सेक्शन के अंदर कि जब आप लोग 34 की गुणा 657 में करोगे तो कितना आएगा। देखिए जब आप 34 की गुणा 657 में करोगे तो 22,338 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे 22,338। एक बार चेक करिए से बच्चे कि जब आप 34 की गुणा 657 में करोगे तो बच्चे आपका आंसर आएगा 22,338। सब बच्चे एक बार चेक करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो चलिए देखो आपने दो तीन चीजें सीखी हैं आज की क्लास के अंदर। क्या क्या चीजें सीखे वो हम बता देते हैं आपको। देखिए मोटा मोटा आपने इसके आज की क्लास के अंदर दो चीजें सीखी हैं। भाई क्या क्या सीखा है, मान लो हमारे पास में दो संख्याएं कि सर p बराबर x की घात 2, q की घात 4 और x की घात 2, y की घात 4 और सर z की घात 8, और सर हमारे पास में q बराबर है x की घात 5, y की घात 7 और z की घात 2। सर अगर हमसे HCF पूछा जाएगा तो सर संख्या देखो कौन कौन सी कॉमन है। आपने कहा सर x कॉमन है तो सर x की घात छोटी वाली गुणा, सर y कॉमन है तो y की घात छोटी वाली
गुणा सर जेड कॉमन है तो जेड की घात छोटे वाली, और सर जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा सर, बड़ी घात, एक्स की घात 5, वाई की घात 7 और जेड की घात 8। बताइए क्या इतना क्लियर है भाई। एचसीएफ में तो हम कॉमन वाले नंबर लेंगे, और सर एलसीएम में हम कुछ भी नंबर लेंगे, जो भी चीजें हमारी होंगी। एक तो आपने ये सीखा है आज की क्लास में, दूसरा क्या सीखा है आपने आज की क्लास में, आज की क्लास में आपने एक ये सीखा है कि भाई अगर हमारे पास में दो संख्याएं, भाई अगर हमारे पास में दो संख्याएं पी और क्यू, अगर हमारे पास में दो संख्याएं हैं तो जो पी और क्यू का जो गुणा होगी वो पी का एचसीएफ, वो क्या हो गया हमारे पास में भाई, इनका एचसीएफ और इनके एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। बताइए आपने सीखा है कि नहीं सीखा है भाई। अगर हमारे पास में दो संख्याएं हैं तो जो उनकी गुणा होगी वो उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के बराबर होगा। पर ये कभी आप ये याद रखना, ये कभी तीन संख्याओं पे ट्रू नहीं होगा। मान लो आपको तीन संख्याएं दे दी जाए, मान लो आपको तीन संख्याएं दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम जो गुणा होगा क्या वो इन तीनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, तो आप कहोगे नहीं सर, दो संख्याओं के लिए ट्रू है। कितने संख्याओं के लिए ट्रू है, दो संख्याओं के लिए ट्रू है। अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो एक बार बताइए। अब हम आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर। बताइए बच्चे जल्दी से, ठीक है। यानी कि अब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पोल सेक्शन के अंदर, देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। चलिए तो बच्चे आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। तो अब आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और पहले आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए सब बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोगों को क्वेश्चन वोट करना है। आप लोग चार लोग हो, चार में से आप लोग तीन बच्चे, भाई एक राहुल कश्यप के नाम से थे जो बच्चे क्लास लीव करके चले गए, कोई बात नहीं। बाकी आप लोग चार लोग हो तो चार में से तीन बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट कर सकते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। देखिए आपसे पूछा गया यदि दो धनात्मक पूर्णांक x और y को x बराबर p की घात 4, ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक x और y को x को p की घात 4 क्यों की घात 2 और y को p की घात 2 क्यों की घात 4 के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए आप इनका एचसीएफ कितना होगा। राहुल के नाम से बच्चे आप कर पा रहे हो ना सवाल को। बच्चे एक बार जल्दी से बताइए आप सभी लोग कर पा रहे हो ना। अभी सिर्फ दो बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन में भेजा है। यस सर मेरा हो गया। और मलिष्का के नाम से बच्चा आप बताइए आपका हो गया। हो गया सर मेरा। ठीक है, तो दो बच्चों ने तो कर दिया है। अभी रहते हैं हमारे पास में राहुल कश्यप। बच्चे आपने क्या क्या नहीं किया, बच्चे आपने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया कि नहीं किया। राहुल कश्यप के नाम से बच्चे आप पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं सभी बच्चे अपना एक बार पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख लो और हमें एक बार बताएंगे किस बच्चे ने सी ऑप्शन भेजा है, किस बच्चे ने डी भेजा है। जल्दी से सी ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था, हरदीप गिरी के नाम से या फिर मलिष्का के नाम से बच्चे। सर मैंने तो डी भेजा था। डी भेजा था आपने। चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आप बताइए बच्चे, मोनिका आप बताइए आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप कह रहे हो कि सी ऑप्शन ठीक है। तो बच्चे देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने कहा सर हम एक्स को तो लिख सकते हैं कितना, सर एक्स को लिख सकते हैं पी की घात 4 क्यों की घात 2। सर वाई को लिख सकते हैं हम कितना, पी की घात 2 क्यों की घात 4।
तो सर अगर हमसे HCF पूछा गया है, सर हाँ बच्चे, सर इसका आंसर सी है, गलती से डी हो गया। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो कि सर इसमें HCF में आपने बताया था कि घात छोटी लेते हैं जो संख्याएं कॉमन होती है, P कॉमन है तो सर P की घात 2, सर Q कॉमन है तो Q की घात भी कितना जाएगा बच्चे, 2। क्या इतना क्लियर है सभी को? आप कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब देखिए आप लोगों के सामने आपको पता लग गया इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम सवाल है, आपसे एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे? एलसीएम। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए। देखिए फिर से वही है, आपके पास में एलसीएम पूछा गया है। भाई आपको बताया गया है कि जो एक्स है वो पी की घात 4 और क्यू की घात 2 है, जो वाई है वो पी की घात 2 और क्यू की घात 4 है, और आपसे एलसीएम पूछा गया है एक्स और वाई का। चलिए बच्चे चैट सेक्शन वो पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है आप सभी को, पोल सेक्शन के अंदर। सब बच्चे माइक अपना बंद रखेंगे और आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है बच्चे। अभी हम देख पा रहे हैं पोल सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही बच्चे ने वोट किया है, शायद वो भी हरदीप गिरी के नाम से। क्या है बच्चे? यस सर। ठीक है, तो राहुल कश्यप के नाम से और बच्चे मलिष्का के नाम से जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। देखो जब तक आप रिस्पॉन्स करना नहीं सीखोगे, आप एक चीज मानिए कि अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ते हो स्कूल के अंदर, तो बच्चे टीचर तो आपका चेहरा देख के पता लगा लेते हैं, ना तो हम यहाँ चेहरा देख पाते हैं, ना ही आप लोग माइक ओपन करके बताते हो, ना ही आप लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताते हो। तो ये बताओ कि हमें पता कैसे लगेगा कि आपको समझ में आया? यानी कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको उनके जवाब भेजने चाहिए। अगर आप उनके जवाब भेजोगे तो हमें पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, और अगर आप जवाब नहीं भेजोगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है या आ रहा है? क्योंकि आप गलत भेजोगे तो पता लग रहा है कि नहीं आ रहा है, सही भेजोगे तो पता लग रहा है कि आ रहा है। और जब आप सवाल के जवाब ही नहीं भेजोगे तो कोई कैसे बता सकता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अभी 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद कर दिया गया है। बच्चे रेनू आप भी, सॉरी मोनिका, बच्चे आप भी अपना आंसर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। मोनिका ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए। अच्छा हरदीप गिरी के नाम से बच्चे आपने कौन सा ऑप्शन भेजा था? ठीक है, राहुल कश्यप के नाम से बच्चे आपने कौन सा ऑप्शन भेजा था? और मलिष्का के नाम से बच्चे आपने कौन सा ऑप्शन भेजा था? चैट सेक्शन में लिखकर भेज दो एक बार। ठीक है, राहुल कश्यप ने बी भेजा था, और मलिष्का के नाम से बच्चे आपने ए भेजा था या बी भेजा था? आपने बी भेजा था। चलिए राहुल कश्यप बच्चे आप अपना माइक ओपन कर सकते तो आप ओपन कीजिए, और या फिर मलिष्का के नाम से ओपन कर सकते तो आप ओपन कीजिए। राहुल कश्यप बच्चे आप माइक ओपन कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। जब तक आप माइक ओपन नहीं करोगे हम कैसे समझ पाएंगे? माइक ओपन करो राहुल बच्चे एक बार, एक जल्दी से। सर मैंने कर दिया। ठीक है, आपने माइक ओपन किया। अब आप हमें बताओ कि जब आपको बताया गया था कि अगर आप संख्याओं को उनके घात के रूप में ऐसे लिखते हो, तो बच्चे आप माइक ओपन करके बताओ एलसीएम क्या होता है, ये बताओ कि घात ज्यादा या फिर घात कम? सर बड़ी बताइए। घात। बड़ी घात। आप कहोगे पी में बड़ी घात कौन सी है, 4 या 2? 4। आप लिखोगे सर पी की घात 4। अब बताओ क्यू में कौन सी घात बड़ी है, 4 या 2? 4 सर। तो क्यू की घात 4। अब आप हमें बताओ ये 6 कहां से आया? बताइए बच्चे। 6 तो किसी कीमत पर नहीं आ सकता, पी क्यू भी नहीं आ सकता। यानी कि आप लोगों को बताया गया था अगर आप एलसीएम निकालोगे तो बड़ी घात कॉमन निकालेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बताइए होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, क्या आप सभी को समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन ए सही होगा? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में एक बार बच्चे, ठीक है सभी ने चैट सेक्शन के अंदर टाइप भेज दिया है करके कि ऐसा समझ में आ गया है।
हम एक बार फिर से समझा देंगे बच्चे। इसका आंसर तो कितना हो गया, ये हो गया। आप लोग एक और सवाल समझ लीजिए। मान लीजिए कहीं लिखा आ जाए ए बराबर पी की घात 2, क्यू की घात 7 और आर की घात 11, और बी बराबर लिखा जाए पी की घात 5, क्यू की घात 3, और इसमें आर है ही नहीं। चलो इसमें आर भी ले लेते हैं, आर की घात 2 और पी क्यू आर एस की घात 7। बच्चे अगर आपसे एच सी एफ पूछा जाएगा, आप कहोगे सर जो संख्याएं कॉमन है, भाई पी कॉमन है तो पी की छोटी घात, सर क्यू कॉमन है तो क्यू की छोटी घात, सर आर कॉमन है तो आर की छोटी घात, आर की छोटी घात। अब आप कहोगे सर एस तो कॉमन नहीं है तो एस नहीं आएगा। बट बच्चे एलसीएम में क्या होता है, सर बड़ी घात पी की घात 5, सर क्यू की घात 7, आर की साथ घात 11, और सर जो कॉमन नहीं है सर वो भी हमारा एलसीएम में आ जाता है। बताइए, क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आपसे एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। देखिए आप लोगों को एचसीएफ का मान 2 दिया गया है। आपसे कहा गया है कि 6 और 20 का एचसीएफ है 2। आप हमें बताओ 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा? कर लोगे बच्चे? चलिए हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है कुछ समय के लिए और हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो पहले सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब भेजेंगे जल्दी से। अभी आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी थी कि अगर हमारे पास में दो संख्याएं तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे? उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। चलिए सोल्व कीजिए इसको जल्दी से। अभी तक एक भी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं भेजा है। इतना टफ सवाल तो नहीं है बच्चे जितना टाइम आप लोगों ने लगा दिया है। माइक ओपन करके बताइए बच्चे, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, एक बच्चे ने आंसर वोट कर दिया है। जल्दी जल्दी सोल्व करो और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो बच्चे। सिर्फ एक ही बच्चे ने किया है अभी तक। चलिए 2 बच्चों ने कर दिया है, बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे एक बच्चा और रहता है पोल सेक्शन जिसके पास में आता है, वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए जल्दी से बच्चे। ठीक है, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है, एक बार रिजल्ट देख लो जल्दी से। और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। मोनिका बच्चे आप भी अपना आंसर भेजिए चैट सेक्शन में जल्दी से। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि चैट सेक्शन में आंसर आया है डी, मोनिका का, और बाकी पोल सेक्शन के अंदर आंसर आया है बी और सी, यानी कि बच्चों ने बी सी और डी इसका आंसर बताया है। अब देखो एक सवाल के इतने सारे आंसर तो नहीं हो सकते कि बी भी सही हो, सी भी सही हो, डी भी सही हो। बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास में दो संख्या ए और बी है, सर अगर हमारे पास में दो संख्या ए और बी है तो सर इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के बराबर होगा। तो सर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणा दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। बच्चे मान भर दो, एचसीएफ का मान 2, एलसीएम का मान पूछा गया है। सर पहली संख्या 6, सर दूसरी संख्या 20। अब आप हमें बताओ, भाई पता है ना पहली संख्या 6 दूसरी संख्या 20 है, इन्हीं का तो एलसीएम आपसे पूछा गया है। आप क्या कहोगे? सर एलसीएम निकालना है, तो सर एलसीएम इधर ही रहेगा। सर ये 6 गुणा 20 था, सर इधर 2 गुणा में था, इधर आके सर भाग करेगा, तो सर हमारे पास में कितना आ गया? 60। बताइए क्या आप सभी को क्लियर है बच्चे? किसका ऑप्शन सी क्लियर है?
एक बार सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे, भाई दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको दो संख्याएं दे दी जाएं, आप बच्चे ध्यान से बताना हमें, अगर आप लोगों को दो संख्याएं दे दी जाएं और उनमें से एक संख्या का एचसीएफ या एलसीएम दे दिया जाए, तो आप दूसरी चीज बता सकते हो ना। चलिए, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप हमें। भाई इस क्वेश्चन का तो आंसर कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का तो आंसर 60C हो गया है। इतना क्लियर है ना सभी को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 125 है, मान लो दो संख्याएं ए और बी, उन दोनों का गुणनफल कितना है, 125 है, और उनमें से उनका एचसीएफ कितना है बच्चे, उनका एचसीएफ 5 है, तो बताइए उनका एलसीएम कितना होगा। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और अब आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए एक सेकेंड रुके, पोल सेक्शन आने वाला है, आप सोल्व कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोगों का पोल आ गया होगा। अभी तक किसी बच्चे ने भी वोट नहीं किया। भाई आपको दो संख्याओं का गुणनफल 125 दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको 125 दे रखा है, आपको एचसीएफ 5 दे रखा है, आपसे एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, एक बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। चलिए दो बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, बाकी एक और बच्चा अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई लास्ट 5 सेकंड है आपके पास में, 5 4 3 2। बच्चे एक बच्चे को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, उसको इतना टाइम लग रहा है एक छोटे से सवाल करने में, और आप लोगों के सेट एग्जाम है 1 अगस्त से। प्लीज रिक्वेस्ट है आप भी जल्दी से सॉल्व करो। अगर दो बच्चों ने सॉल्व कर लिया है बच्चे, आप भी अपना आंसर भेज सकते हो जल्दी से, ठीक है। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। मोनिका बच्चे आप अपना आंसर भेजिए। मोनिका बच्चे आप अपना आंसर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा माइक ओपन करके कोई बच्चा बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई आपको लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 125 है, आपने दो संख्या मान ली ए और बी है, और आपको इनका गुणनफल कितना दे दिया गया है बच्चे, आपको इनका गुणनफल 125 दे दिया गया है। आपसे कह दिया गया है कि इनका जो एचसीएफ है, भाई ए और बी का जो एचसीएफ है वो 5 है। आपसे पूछा गया है एलसीएम बताओ कि ए और बी का एलसीएम कितना होगा। आपने अभी एक चीज याद की थी कि संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आपने कहा सर एचसीएफ का मान 5 है, सर एलसीएम का मान पूछा गया है, सर संख्याओं का प्रोडक्ट हमें पता है कि 125 है, हमें संख्या नहीं पता तो क्या हो गया, और उनका प्रोडक्ट तो पता है बच्चे। आपने कहा सर जो चीजें निकालनी है वो इधर ही रहेगी एलसीएम, और वो कितना हो जाएगा बच्चे, 125।
सर 5 इधर गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, और सर 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी सही है। सिर्फ एक बच्चे का पूरी क्लास में सही है, बाकी सभी का गलत है। अब आप बता सकते हो किस बच्चे ने ऑप्शन बी भेजा था? चलिए, इतना सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए, ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हो। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप पर मिल जाएगी, आप एक बार और देख लेना। पर हमें